नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत काल, इसके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर, यह देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें और हर एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल से देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी डाउट बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अंत में कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आ रहे थे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए कुव्वत उल इस्लाम या फिर कुवैत उल इस्लाम, इस मस्जिद का निर्माण कराया था आपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखिए ये जो मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम, यह भारत में प्रथम मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। भारत में प्रथम मुस्लिम मस्जिद पूछ ले तो कहाँ है, कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम, जो दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो देखिए गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इसको क्यों कहा जाता है गुलामों का गुलाम? क्योंकि देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन? इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो देखिए गुलाम का भी गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। तो ये आप ध्यान रखें, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। क्वेश्चन 3 है, सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन है? तो देखिए सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये है इल्तुतमिश। ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा सही आंसर। और देखिए इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर से अपनी दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और देखिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, अभी हमने देखा है ये। अगला क्वेश्चन है, लौ एवं रक्त की नीति पर आधारित राजत्व का सिद्धांत किसका था? तो देखिए लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन ने। ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा सही आंसर। और देखिए बलबन के अनुसार सुल्तान संसार में ईश्वर का प्रतीक होता है और सुल्तान में देवत्व का अंश होता है। देवत्व का अंश किस में होता है? सुल्तान में होता है। यह किसका मानना था? बलबन का मानना। और यह गरीबों से सख्त नफरत करता था। कौन? बलबन। लौ रक्त की नीति इसकी थी। अगला क्वेश्चन है, तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तो देखिए ये तूती ए हिंद ये किसकी उपाधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो की उपाधि है। ऑप्शन 1। और देखिए तूती ए हिंद या फिर तोता ए हिंद, ये सभी किसकी उपाधि है? ये अमीर खुसरो की ही उपाधि है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय मुसलमान शासक जिसने अपने आप को जिल्ले इलाही की उपाधि दी थी। तो देखिए जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? ईश्वर के समकक्ष। ये किसने माना था अपने आप को? ये माना था सर्वप्रथम बलबन ने। इसके अनुसार सुल्तान क्या होता है? उसमें देवत्व का अंश होता है या ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो देखिए रजिया सुल्तान ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी तो इसका बड़ा बेटा जो रुकनुद्दीन शासक बना था, जो एक अयोग्य शासक था। तो लोगों ने इसको हटाकर रजिया सुल्तान को अपना सुल्ताना घोषित कर दिया था। क्वेश्चन 8 है, निम्न में से किस शासक ने कुतुब मीनार इमारत बनाने में योगदान नहीं दिया था? तो देखिए कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने कराया था? ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और देखिए 5 मंजिला इमारत है कुतुब मीनार। फर्स्ट मंजिल का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी, तीसरी व चौथी मंजिल का निर्माण किसने कराया है? इल्तुतमिश ने कराया है। और 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने कराया है? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है इसका निर्माण। तो इन तीनों ने तो अपना योगदान दिया था कुतुब मीनार बनाने में, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया है। तो ऑप्शन 1 अपने सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने शासन की आंतरिक नीति अपनाई थी? तो देखिए शासन की आंतरिक नीति किसने अपनाई थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इसका मतलब क्या है? शासन की आंतरिक नीति। आंतरिक नीति का मतलब ये सबको प्रसन्न रखने की नीति। ये सबको प्रसन्न रखने की नीति पर
आधारित नीति है। और देखिए 70 वर्ष की आयु में शासक बना था और सबसे वृद्ध शासक था दिल्ली सल्तनत काल का। क्वेश्चन 10 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर विश्व विजय व नवीन धर्म स्थापित करने का विचार त्याग दिया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अलाउल मुल्क के कहने पर। अलाउल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी का मित्र था, इसी के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय व नवीन धर्म स्थापित करने का विचार त्याग दिया था। यह अपने आप को सिकंदर के समान विश्व विजेता बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व की हुक्म ए हासिल प्रणाली किसने अपनाई थी? तो देखिए हुक्म ए हासिल प्रणाली जो एक भू राजस्व प्रणाली है, किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन थर्ड। और देखिए गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, ये भी आप ध्यान में रखें। और इसने हुक्म ए हासिल प्रणाली मतलब इसका अर्थ क्या है? पैदावार के अनुसार ही राजस्व लिया जाता था, हुक्म ए हासिल प्रणाली इसमें, तो ये अपनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को औरंगजेब का पूर्वगामी कहा जाता है? तो देखिए औरंगजेब का पूर्वगामी किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है सिकंदर लोदी को, ऑप्शन 4। देखिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भी धर्म में अंधा था, यानी कि धर्मांध था, और हिंदुओं पर इसने जजिया कर लगाया था और अनेक हिंदू मंदिरों को इसने तोड़ा था, सिकंदर लोदी ने। और औरंगजेब ने भी हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, इसलिए औरंगजेब का पूर्वगामी पूछ ले तो यह है सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? जलाल खां लोदी, बहलोद लोदी, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोदी वंश का अंतिम शासक है अपने इब्राहिम लोदी, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा था और अपने बड़े भाई जलाल खां लोदी को इसने हराकर ये शासक बना था। और पानीपत के युद्ध में बाबर के हाथों मारा जाता है। और दिल्ली सल्तनत या दिल्ली का ऐसा शासक जो प्रथम ऐसा शासक जो युद्ध में मारा गया था, ये भी पूछ ले तो ये है अपने इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक किसको कहा जाता है? तो देखिए मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी और निरंकुश शासक कहा जाता है अपने फिरोज तुगलक को, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने गरीब असहाय लोगों के लिए बहुत सारे काम किए, सार्वजनिक निर्माण कराए, पेंशन विभाग की स्थापना की, कई प्रकार के कष्टदायी जो कर होते हैं उनको इसने समाप्त कर दिया था, इसलिए इसको कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। और सल्तनत काल का इसको अकबर भी कहा जाता है, फिरोज तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, अभागा आदर्शवादी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो देखिए अभागा आदर्शवादी सुल्तान ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन फर्स्ट। और देखिए क्यों कहा जाता है? इसने अनेक प्रयोग किए अच्छा शासन स्थापित करने के लिए, लेकिन ये हर बार विफल रहा, इसलिए इसको अभागा आदर्शवादी सुल्तान कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 16 है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी? तो देखिए सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला शासक कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या होता है? इसने चांदी की जो मुद्रा थी, चांदी के टके, इसके बराबर इसने तांबे के टके कर दिए, मतलब चांदी की मुद्रा हो या फिर तांबे की मुद्रा हो, दोनों एक बराबर हैं, मतलब सांकेतिक मुद्रा हैं, ये इसने चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी किसकी उपाधि है? तो देखिए सिकंदर ए सानी किसकी उपाधि है? अलाउद्दीन खिलजी की, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख उपाधियों की अगर बात करें तो ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर मानता था, सिकंदर ए सानी इसकी उपाधि है। इसके अलावा कौन कौन सी है? खलीफा का नायाब, खलीफा का नायाब, विश्व सुल्तान, युग सुल्तान, ये सभी इसकी उपाधियां हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने राज दरबार में सिजदा व पाबोस जैसी गैर इस्लामिक प्रथाएं चलाई थी? तो देखिए सिजदा व पाबोस प्रथाएं चलाने वाला शासक कौन है? यह है बलबन, ऑप्शन सेकंड। और देखिए सिजदा का मतलब क्या होता है? घुटनों के बल पर बैठकर अभिवादन करना। और पाबोस का मतलब क्या है? ये प्रथा है सम्राट के पैरों को चूमना। तो ये दोनों प्रथाएं बलबन ने चलाई थी, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, पर आक्रमण करके बेशुमार धन लूटा था। उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देखिए 1294 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था
तो इस समय शासक था रामचंद्र यादव। देखिए रामचंद्र यादव को रामदेव के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं ये नाम भी आपको मिल सकता है, रामचंद्र यादव या रामदेव। और देखिए पूछ लिया जाए उस समय दिल्ली का शासक कौन था, दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो देखिए दिल्ली का सुल्तान उस समय अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, यह था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की अनुमति के बिना ही इसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी तो 1296 में शासक बना था। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, तो देखिए लक्ष्मी की आकृति किस शासक के सिक्कों पर बनी हुई थी, मोहम्मद घोरी के सिक्कों पर। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इसके सिक्कों पर एक तरफ तो लक्ष्मी की मूर्ति थी या आकृति थी और एक तरफ कलमा छपा हुआ था, कलमा। और इस प्रकार के सिक्कों को क्या कहते हैं, इस प्रकार के सिक्कों को देहली वाल के नाम से जानते हैं, देहली वाल, तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी, तो देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ करने वाले शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए ये प्रणाली इसने क्यों प्रारंभ की थी, क्योंकि देखिए कम खर्च पर अधिक सेना रखना इसका मुख्य उद्देश्य था, कम खर्च पर अधिक सेना, इसलिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की थी। और 4 तरह के बाजार इसने स्थापित किए, कौन कौन से, एक है गल्ला मंडी, गल्ला मंडी, सेकंड है सराय ए अदल, सराय ए अदल, थर्ड था सामान्य प्रकार का बाजार, और चौथा था जैसे मवेशी हो गए, घोड़े हो गए, गुलाम हेतु जो बाजार बनाया गया था उनके लिए। तो 4 प्रकार के बाजार इसने स्थापित किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंश ने शासक किया है, कौन कौन से, खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, इसके अलावा एक है सैयद वंश। तो सबसे ज़्यादा शासन किस वंश ने किया था, ये किया था तुगलक वंश ने। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया था, लगभग 94 वर्षों तक, जो सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे कम पूछ ले तो ये किया था खिलजी वंश ने, 1290 से 1320 तक, लगभग 30 वर्षों तक सबसे कम, और सबसे ज़्यादा है तुगलक वंश। और देखिए दिल्ली सल्तनत काल का अगर समय पूछ ले तो दिल्ली सल्तनत काल का समय है 1206 से 1526 तक, ये समय माना जाता है दिल्ली सल्तनत काल का, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो देखिए गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन सा है, तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इसके ऊपर 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था, मंगोलों ने आक्रमण किया था, और 29 बार इसने मंगोलों को हराकर वापस भेज दिया था। और 29वीं बार जब विजय प्राप्त की थी इसने, तो इसमें गाजी की उपाधि धारण की थी, और इसको तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है, गयासुद्दीन को। क्वेश्चन 24 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किए गए विभागों में सुमेलित नहीं है, तो देखिए फिरोज तुगलक ने कुछ विभागों की स्थापना की थी, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है हमें बताना है। दारुल शिफा, निःशुल्क चिकित्सा, तो देखिए दारुल शिफा विभाग निःशुल्क चिकित्सा संबंधित था, ये सही है। दीवान ए बदगान, ये दास विभाग था, ये भी सम्मिलित है। और देखिए दीवान ए बदगान दास के निर्यात पर प्रतिबिंब लगाया था इसके तहत, तो ये भी सही है। दीवान ए खेरात गरीब व असहायों के लिए था, तो ये भी सही है। दीवान ए इस्तिहाक मवेशी के लिए, तो देखिए दीवान ए इस्तिहाक मवेशी के लिए नहीं था, ये किसके लिए था, ये पेंशन विभाग था, पेंशन विभाग। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 अपने सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी, तो देखिए इक्तेदारी प्रथा चलाने वाला कौन है, ये है इल्तुतमिश। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इक्तेदारी का मतलब क्या होता है, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, जिसको इक्तेदारी प्रथा कहा गया है, और ये इल्तुतमिश ने चलाई थी। तो दोस्तों ये थे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए इसकी आप पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।
जय हिंद, जय भारत।